सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीटेट के आपके सीडीपी के मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि हमारा सीटेट टारगेट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो आपका वंशानुक्रमण और वातावरण है, उससे संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उन्हीं सब क्वेश्चंस को आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज ए सोशल स्ट्रक्चर। अनुवांशिकता जो है उसको सामाजिक संरचना माना जाता है। कौन सी सामाजिक संरचना माना जाता है, किस रूप में इसे हम मानते हैं, वो हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए, ए है प्राइमरी, बी है सेकेंडरी। प्राइमरी आपकी प्राथमिक, सेकेंडरी आपकी हो जाती गौण। ऑप्शन सी है डायनामिक, जिसे हम गत्यात्मक यानी गतिशील भी कह सकते हैं, और ऑप्शन डी है हमारी स्टैटिक, जिसे स्थिर कहेंगे। फ्रेंड्स, हमारी ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये एक स्थिर संरचना होती है। हेरिडिटी जिसको वंशानुक्रम भी कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसे हम प्राथमिक तो नहीं कह सकते, ठीक है, और गौण ये होती ही नहीं है। गत्यात्मक भी इसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप समाज की संरचना के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो हम इसे स्थिर रूप में कंसीडर करते हैं। ठीक है, स्टैटिक हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ। आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर पूछा जाता है कि जो मानव का व्यक्तित्व होता है वो किसका रिजल्ट है, किसका परिणाम है, वो हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है हमारी अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन। जो हमारा पालन पोषण होता है और शिक्षा होता है, क्या उसका रूप है हमारा व्यक्तित्व? तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन हमारी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य का व्यक्तित्व केवल उसके पालन पोषण और उसकी शिक्षा की वजह से तो कंप्लीटली हम नहीं कह सकते सही बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन बी है हमारी इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का हम इसे रिजल्ट कह सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आप अपने सेफ जोन में रख सकते हैं। और ऑप्शन सी है हमारी ओनली इन्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स देखिए, जहां पर भी ओनली वाला आपको ऑप्शन मिल जाता है वो आपका ऑलवेज नेगेटिव में चला जाता है, क्योंकि आप किसी भी एक ऑप्शन को प्रॉपर ओनली कहकर उसका राइट आंसर हम शो नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली ए हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर। जो आपकी ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? जो आनुवांशिकता से रिलेटेड कारक है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ऑप्शन देखिए, ए है हमारी एटीट्यूड टुवर्ड्स पीयर ग्रुप। जो समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति होती है, क्या वह होता है? ऑप्शन बी है थिंकिंग पैटर्न। जो आपका चिंतन पैटर्न होता है, सोचने की जो प्रक्रिया होती है, क्या वो आपका आनुवांशिकता से रिलेटेड होता है? ऑप्शन सी है कलर ऑफ द आईज, या फिर आंखों का रंग होता है। और ऑप्शन डी है हमारी पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज, या फिर सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। इसे हम आनुवांशिकता संबंधित कारक कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें मेनली चीज बतानी है मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधित कौन सा कारक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, प्रीडोमिनेंटली जो हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर है आपका, वो हमारा हो जाएगा कलर ऑफ द आईज। और ये ऑप्शन हमारी करेक्ट क्यों है? देखिए, थिंकिंग पैटर्न है, सोचने की प्रक्रिया है। जो आपका चिंतन पैटर्न है, ये आपका आनुवांशिकता संबंधित कारक नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स थिंकिंग की प्रोसेस ऐसी होती है जो कि अनलिमिटेड होती है। इसमें आनुवांशिकता का इतना ज्यादा रोल नहीं रहता है। बच्चे का अपना दिमाग काम करता है, वो क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है। तो जो आनुवांशिकता के गुण होते हैं, तो वो उसके बॉडी स्ट्रक्चर में ज्यादा दिखाई देते हैं। बालक के शरीर का रंग हो गया, उसके बाल हो गए, उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, मेनली आनुवांशिकता से संबंधित कारक वही होता है। तो हमारा आंख
आंखों का रंग, जो कलर ऑफ द आईज है, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन ये बिल्कुल ही क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। और पेयर ग्रुप के प्रति कोई अभिवर्ती रखना, ये भी आपका क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमारा कलर ऑफ द आईज ये बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है और ये हमारा प्रीडोमिनेंटली हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर है। मुख्य रूप से जो आनुवंशिकता संबंधी कारक है वो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा शारीरिक बनावट से रिलेटेड है, जो कि आनुवंशिकता से संबंधित होती है। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर उन्हीं से मिलता जुलता होता है, हमारी आंखें, हमारे शरीर का रंग, तो ये सब हमारे आनुवंशिकता से संबंधित कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, खालिस्तान आपका आगे दे दिया, फिल इन द ब्लैंक्स, प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। जो व्यक्तित्व का विकास है उसमें कौन है जो एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, जो मेन रोल प्ले करता है, वो हमें बताना है। ऑप्शन देखिए, ए है हेरिडिटी आनुवंशिकता, बी है एनवायरमेंट वातावरण, एंड ऑप्शन सी है हमारी ए ब्लेंड ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस ये आपकी बिल्कुल भी क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन नहीं है, तो ये आपकी ऑलरेडी कट जाती है। और खाली हेरिडिटी से, आनुवंशिकता से हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट नहीं होता है, और एनवायरनमेंट अकेला मिलकर भी हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर सकता है। तो हमें बताना जो सिग्निफिकेंट रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी वो कौन सा है, वो हमारी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगी। जो आनुवंशिकता और वातावरण है उन दोनों का मिक्सचर ही, इन दोनों का मिलकर सहयोग करके ही एक अच्छी पर्सनैलिटी का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इन ऑर्डर टू इंस्टिल ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन ए प्राइमरी क्लास ए टीचर शुड। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, वो हमें यहाँ पर बताना है। देखिए ऑप्शंस देखते हैं। ए है हमारी विश ईच चाइल्ड इन द मॉर्निंग, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगी, क्योंकि टीचर हर एक बच्चे को सुबह जाते ही अभिवादन करेगा, तो ये किसी कक्षा कक्ष के लिए अच्छी मैनेजमेंट की कोई मेथड नहीं होता है, ये टीचिंग का कोई भी मेथड नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन बी है हमारी नॉट डिस्क्रिमिनेट एंड सेट द सेम गोल फॉर एवरी चाइल्ड। तो फ्रेंड्स ये आपका प्लस पॉइंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये बी आपका प्लस पॉइंट हो सकता है। पहले आप सारी ऑप्शंस को अच्छे से चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही अपने सही आंसर तक पहुंचिएगा। ऑप्शन सी है आपकी अलाउ देम टू मेक ग्रुप्स ऑन देयर ओन ऑन द बेसिस ऑफ सोशियोमेट्री ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटीज, यानी कि समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें समूह बनाने के लिए परमिशन देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन भी हमारी बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना, ये आपकी ऑप्शन सी भी कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण को निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को जो उचित रूप से करना चाहिए वो हमें यहाँ पर बताना है। तो किसी भी कक्षा के सकारात्मक वातावरण के निर्माण के लिए ये जरूरी नहीं है कि वहां पर समूह गतिविधियों के दौरान ही समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने के लिए परमिशन दी जाए। तो ऑप्शन सी भी हमारी कट जाती है, यहाँ पर ऑप्शन ए भी हमारी कट जाती है। एंड ऑप्शन डी में क्या कहा, देखिए नरेट स्टोरीज विद पॉजिटिव एंडिंग्स, जो कहानियां होती है उनको सकारात्मक एंड के साथ वर्णन करना, तो ये तो बिल्कुल ही कहीं से भी रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन से। केवल कहानियां सुनाकर ही कोई टीचर अपनी क्लास के एनवायरनमेंट को अच्छे से सेट नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन बी हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, नॉट डिस्क्रिमिनेट एंड सेट द सेम गोल फॉर एवरी चाइल्ड, यानी उसको विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। मतलब कि टीचर को डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को नहीं अपनाना चाहिए, उसे लड़के और लड़कियों में कोई भेद नहीं करना चाहिए, गरीब अमीर के स्टूडेंट में कोई भेद नहीं करना चाहिए, सबको इक्वल समझकर सबके लिए सेम गोल फिक्स करने चाहिए। ऑप्शन बी हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। जो आपकी स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है इनमें से मैं बताना कि कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है, यानी परिवेश की भूमिका को समर्थित करने वाले स्टेटमेंट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सम स्टूडेंट्स क्विकली प्रोसेस इंफॉर्मेशन व्हाइल अदर्स इन द सेम क्लास डू नॉट,
यानी कि ऑप्शन ए क्या कहती है, देखिए कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स हमें क्या बताना है यहाँ पर, देखिए बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करने वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और ये ऑप्शन हमारी गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर परिवेश की भूमिका का कोई रोल नहीं है। सेकंड ऑप्शन है आपकी, देयर हैज बीन ए स्टडी इंक्रीज इन स्टूडेंट्स एवरेज परफॉर्मेंस ऑन IQ टेस्ट इन लास्ट फ्यू डिकेड्स। ऑप्शन बी है हमारी, पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी हमारी यहाँ पर सही हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर उनका IQ टेस्ट लिया गया है और कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, बच्चे के विकास में बताना है परिवेश की भूमिका। तो यहाँ पर बच्चे के विकास में वृद्धि दर्ज की गई है, इसलिए ऑप्शन बी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। आपको बताना है इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारी, जेनेटिक मेकअप इम्पैक्ट्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू क्वालिटीज ऑफ द एनवायरनमेंट। अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। ऑप्शन बी है हमारी, अडॉप्टिव चिल्ड्रन पोजेसेस सेम IQ एज देयर अडॉप्टिव सिबलिंग्स। तो फ्रेंड्स बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है आपकी क्योंकि किसी भी बच्चे का सेम IQ कभी नहीं होता है। ठीक है ना, और यहाँ पर अडॉप्टिव सिबलिंग्स के बारे में बात की गई है तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन सी है हमारी, एक्सपीरियंस डज नॉट इन्फ्लुएंस ब्रेन डेवलपमेंट। इसमें कहा गया है कि अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन भी हमारी गलत हो जाएगी क्योंकि फ्रेंड्स जो एक्सपीरियंस होते हैं वो हमारे माइंड के डेवलपमेंट को जरूर इफेक्ट करते हैं। तो हमारी ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है क्योंकि हमें क्या बताना है, ट्रू स्टेटमेंट को बताना है कौन सी ट्रू है। ऑप्शन सी देखिए फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस डज नॉट इन्फ्लुएंस ब्रेन डेवलपमेंट। एक्सपीरियंस जो होते हैं, अनुभव, वो मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स हमेशा करते हैं, है ना। ये आपका आंसर यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ है तो ऑप्शन सी हमारी कट जाएगी, ऑप्शन बी हमारी कट चुकी है और ऑप्शन डी क्या कहती है, इंटेलिजेंस रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द स्कूलिंग। तो ये भी आपकी रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि इसमें कहा गया है कि विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स जो इंटेलिजेंस है वो हमारी जरूर प्रभावित होती है हमारी स्कूलिंग एजुकेशन से। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी आपकी रॉन्ग हो जाएगी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेनेटिक मेकअप इम्पैक्ट्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू क्वालिटीज ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी जो अनुवांशिक बनावट होती है व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति उसकी जो प्रत्युत्तरात्मकता है उसको प्रभावित करती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स देखिए क्या बताना है आपको, जो ये ऑप्शंस दी गई हैं इनमें से एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, उस स्टेटमेंट को हमें बताना जो कि ट्रू है। किसके संबंध में ट्रू है, रिगार्डिंग द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट। जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, मानवीय विकास होता है, उसके संदर्भ में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो रोल होता है, उसकी भूमिका होती है, उसके संबंध में जो स्टेटमेंट यहाँ पर सही है वो हमें यहाँ पर बतानी है। ऑप्शंस देखिए, ए हमारी, द रोल ऑफ एनवायरमेंट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड वेयर एज द इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी कैन बी अल्टर्ड। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन हमारी रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड वर्ड यूज किया गया है और एनवायरमेंट का रोल फिक्स्ड है, ये आपकी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगी क्योंकि फ्रेंड्स ह्यूमन डेवलपमेंट में किसी भी एक चीज का रोल बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। मानवीय विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट होता ही सबका मिला जुला स्वरूप है, सबका ब्लेंडर कहा जाता है इसे। वो आपकी हेरिडिटी हो या एनवायरमेंट हो या फिर स्कूल हो, सबका मिला जुला स्वरूप ही माना जाता है ह्यूमन पर्सनैलिटी को। तो यहाँ पर एक चीज फिक्स कर दी गई कि एनवायरमेंट आपका फिक्स है, तो इसलिए फ्रेंड्स ये ऑप्शन हमारी बिल्कुल कट जाएगी। सेकंड ऑप्शन आपकी, द थ्योरीज बेस्ड ऑन द बिहेवियरिज्म आर लार्जली बेस्ड ऑन द रोल ऑफ नेचर इन ह्यूमन डेवलपमेंट। बिल्कुल भी रिलेटेड ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर बिहेवियरिज्म के बारे में बात की गई है और क्वेश्चन है हमारा हेरिडिटी और एनवायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं फिट बैठती है। ऑप्शन सी आपकी देखिए, द रिलेटिव इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट वेरी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट।
तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के जो इफेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड जो भी आपके प्रभाव दिए गए हैं वो आपके डिफरेंट एरिया से रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, किसी एक चीज को यहाँ पर फिक्स नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ये वेरी करती है इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, इसलिए हमारी ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही हेरिडिटी और इन्वायरमेंट डिफरेंट एरियाज से डिफरेंट वे से ह्यूमन डेवलपमेंट में अपना अपना रोल प्ले करती हैं। ओके, तो हमारी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, द नेचर नर्चर डिबेट रिफर्स टू, प्रकृति और पोषण की जो डिबेट है, इनका जो विवाद है वो किससे संबंधित है वो हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए, जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट, यानी कि आपकी आनुवांशिकी और वातावरण। ऑप्शन बी है हमारी बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट, व्यवहार और वातावरण। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी ये ऑप्शन बिल्कुल कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर व्यवहार के बारे में बात की गई है और यहाँ पर नेचर और नर्चर की बात है। तो जो हमारा प्रकृति और पोषण है वो हमारा एनवायरनमेंट से और हमारे जेनेटिक सिस्टम से संबंधित होता है। यहाँ पर बिहेवियर का कोई रोल नहीं होता। ऑप्शन बी हमारी कट जा रही है और ऑप्शन सी है एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजी, तो जीव विज्ञान का भी यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ये भी ऑप्शन आपकी कट जाएगी। और ऑप्शन डी है वातावरण एवं पालन पोषण, तो फ्रेंड्स आपकी ये ऑप्शन भी कट जाएगी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आनुवांशिकी और वातावरण। जो जेनेटिक्स है हमारी आनुवांशिकता है और एनवायरनमेंट है, ये दोनों ही संबंधित हैं किससे, नेचर और नर्चर से, इसलिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज मीन्ड बाय नेचर, नेचर का मीनिंग बताना हमें। नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी, जो प्रकृति और पोषण का विवाद है इसमें हमें प्रकृति का मतलब बताना कि प्रकृति से क्या अभिप्राय है। ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स, ए है हमारी द एनवायरनमेंट अराउंड अस, वह वातावरण जो कि हमारे आसपास चारों तरफ होता है, हमारा सराउंडेड एनवायरनमेंट। बी ऑप्शन हमारी बायोलॉजिकल गिवंस आर द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, यानी कि जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। तो फ्रेंड्स आपकी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारा जो नेचर और नर्चर का कंट्रोवर्सी है इसमें हमारा प्रकृति और हमारी आनुवांशिकता इसी से संबंधित होता है ये। और यहाँ पर देखिए जैविकीय विशिष्टताएं और वंशानुक्रम दोनों की बातें की गई हैं, तो हमारी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि केवल हमारा वातावरण इस प्रकृति से अभिप्राय नहीं बन रहा है और किसी एक व्यक्ति की मूल वृत्ति होना ये तो आपकी ऑप्शन बिल्कुल ही रिलेट नहीं करती। एंड ऑप्शन डी आपकी भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां यानी कॉम्प्लेक्स फोर्सेज ऑफ द फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड आपकी बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि इसका कोई रिलेशन नहीं है नेचर और नर्चर कंट्रोवर्सी से। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें नेचर का मीन्स बताना था, हमारा हो जाएगा जैविकीय विशिष्टताएं और या फिर वंशानुक्रम की सूचनाएं। ये हमारा यहाँ पर नेचर से अभिप्राय हो जाएगा, जो कि नेचर और नर्चर की कंट्रोवर्सी है उसके अंतर्गत। प्रकृति और पोषण के विवाद में प्रकृति से अभिप्राय है वंशानुक्रम से संबंधित सूचनाएं या जैविकीय विशिष्टताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, डू चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज बिकॉज दे आर जेनेटिकली predisposed to do or because parents intensively teach them from an early age? This question essentially highlights, क्या पूछा गया है देखिए, क्या बच्चे इसलिए भाषा को अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या फिर उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं, यानी अर्ली एज में ही उनको भाषा की टीचिंग देते हैं, लैंग्वेज को सिखाने लग जाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है, क्या शो करता है ये क्वेश्चन, क्या एसेंशियली हाइलाइट्स हैं इसकी वो हमें बतानी है। ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है हमारी द नेचर नर्चर डिबेट, यानी कि जो प्रकृति और पोषण की आपकी डिबेट होती है, बहस होती है, वो विवाद होता है, क्या उससे संबंधित है उसको हाईलाइट करता है। या फिर बी ऑप्शन देखिए द डिस्कशन ऑन द डेवलपमेंट एज ए मल्टी फैक्टर एबिलिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मल्टी फैक्टर की तो कोई बात ही नहीं क्वेश्चन में, इसलिए आपकी ये ऑप्शन कट जाएगी। ऑप्शन सी हमारी वेदर डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस आर कंटिन्यूअस वन, यानी क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए विकास के बारे में भी प्रॉपर्ली कुछ नहीं बताया गया है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा ही नहीं गया है कि विकास क्या है क्या नहीं है, तो इस बहस का तो यहाँ मतलब ही नहीं बनता। क्वेश्चन में हमसे सिर्फ ये पूछा गया कि क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है। यानी फ्रेंड्स एक तो यहाँ पर आपकी आनुवंशिक रूप से बात कही गई है, ठीक है, एक पॉइंट तो आपका हाईलाइट आनुवंशिक रूप वाला हो गया, ठीक है, और दूसरा है आपका या
फिर उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। तो ये आपका सिखाना हो जाता है, ये वातावरण से रिलेटेड होता है, क्योंकि बच्चा जिस फैमिली में रहता है, जिस परिवार के साथ रहता है, तो परिवार उसके डेवलपमेंट के लिए एफर्ट तो करता ही है। तो यहाँ पर ये आनुवंशिक और वातावरण, तो फ्रेंड्स ये दोनों चीजें हमें कहाँ पर आवश्यक रूप से देखने को मिलती है, हमारे नेचर और नर्चर की डिबेट में देखने को मिलती है, ठीक है ना। हमारा जो प्रकृति और पोषण पर बहस है, उस विवाद के अंतर्गत ये दोनों ही चीजें पाई जाती है, आनुवंशिक वाला भी और ये वातावरण वाला भी। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पूछा गया कि बच्चे क्या इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पहले ही कोई प्रवृत्ति होती है, ठीक है, या फिर उनके माता पिता उनको प्रारंभिक अवस्था से ही, अर्ली एज में ही उनको बहुत ही डीपली लैंग्वेज सिखाने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर माता पिता का रोल भी आ गया, यानी उनके एनवायरनमेंट के रोल के बारे में भी बात की गई है और उनकी आनुवंशिकता के बारे में भी बात की गई है। और ये दोनों ही चीजें प्रकृति और पोषण के जो कंट्रोवर्सी होती है, बहस होती है, उस डिबेट से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन ए हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, द रियल कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी आर, जो वंशानुक्रम होता है उसका वास्तव में वाहक कौन है। हेरिडिटी जो आपकी है यानी वंशानुक्रम, इसका वास्तव में जो वाहक है वो कैरियर्स है, कौन कैरियर्स करता है इसको, वो हमें बताना है, कौन वाहक है इसका। ऑप्शंस देखिए, ए हमारी द क्रोमोसोम्स, तो फ्रेंड्स ये तो देखिए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है ना, तो ऑप्शन बी है हमारी द जीन्स, ऑप्शन सी है द न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड ऑप्शन डी हमारी डीएनए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारी ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ए ये तीनों ही बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि फ्रेंड्स हेरिडिटी का ओनली जो मेन रिलेशन होता है वो जीन्स के साथ होता है। जो जेनेटिक चीजें होती हैं वो हमारी हेरिडिटी के अंतर्गत आ जाती है, ना कि वहाँ किसी सेल के बारे में बताया गया है या डीएनए के बारे में बताया गया है या फिर क्रोमोसोम्स के बारे में बताया गया है। तो हमारी जो जीन्स होती है वो वंशानुक्रम की वास्तव वाहक होती है, ठीक है, क्योंकि जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती है वो हमारे नेक्स्ट जो पीढ़ी होती है उसमें पहुंच जाती है। यहाँ पर जो जीन्स होते हैं वही मेन रोल प्ले करते हैं। किसी भी पेरेंट्स के बालक जो होते हैं उनमें जेनेटिक्स गुण अवश्य पाए जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स एक बालक में जेनेटिक गुण होना बिल्कुल ही वास्तविकता है, नेचुरलिटी है, ठीक है। तो हेरिडिटी का जो वाहक है, सच्चा वाहक, वो जीन्स होते हैं। जैसे कि किसी पेरेंट्स को भयंकर कोई बीमारी होती है तो वो जेनेटिकली उसके बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाती है। किन्हीं को ब्रेन की प्रॉब्लम होती है या कोई एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो वो उसके बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है। तो वहां पर जीन्स ही हमारे मेन रोल प्ले करते हैं। तो वंशानुक्रम का जो वास्तविक वाहक होता है वो हमारा जीन्स होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, द इफेक्ट ऑफ रिलेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन द इंडिविजुअल्स ग्रोथ अकर्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग वे। आपको बताना कि वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से किस एक के अनुसार होता है। हमें यहाँ पर किसी एक को सिलेक्ट करना है कि वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव जो अच्छे से बताए, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, ए हमारी हेरिडिटी अफेक्ट्स द इंडिविजुअल, हेरिडिटी जो है वंशानुक्रम में व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन हमारी गलत हो जाएगी। ऑप्शन बी है एनवायरमेंट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स हमें क्या बताना है, किसी एक के अनुसार व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव बताना है, ठीक है ना। फ्रेंड्स ऑप्शन ए में हमारी हेरिडिटी की बात की गई है और ऑप्शन बी में हमारी एनवायरमेंट की बात की गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना तो हेरिडिटी अकेले कुछ कर सकती है, ना एनवायरमेंट अकेले कुछ कर सकता है। व्यक्ति की वृद्धि और विकास के बारे में बात की जा रही तो क्योंकि वो तो सबका मिला जुला स्वरूप होता है, क्योंकि ह्यूमन पर्सनैलिटी को ब्लेंडर रूप में माना जाता है, सबका मिला जुला स्वरूप होता है व्यक्तित्व का विकास। फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपकी हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट अफेक्ट द इंडिविजुअल। तो ये देखिए ये दोनों मिलकर उसको प्रभावित करती हैं। तीसरी ऑप्शन है हमारी। तो फ्रेंड्स इनका दोनों का प्लस होकर मिलना ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट तो मल्टीपल वे से होता है। तो जहां पर आपको मल्टीपल का ऑप्शन मिलता है वहां पर आपकी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगी। हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरमेंट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल, इन दोनों का जो गुणात्मक रूप होता है वो विकास को प्रभावित करता है किसी भी व्यक्ति के। तो हमारी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगी। ये दोनों मिलकर
मिलकर नहीं, ये दोनों गुणात्मक रूप से किसी भी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंशानुक्रम मल्टीप्लाई वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। ये दोनों मिलकर गुणात्मक रूप से व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं, ना कि उसको धनात्मक रूप से, प्लस रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स एन इन्फेंट हैज। एक बालक में कितने गुणसूत्र जोड़े होते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये चैप्टर आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से समझाया है, कैसे गुणसूत्र होते हैं, कैसे पेयर होते हैं, कितने कितने किस में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखे है तो उस थ्योरी की क्लास की वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो ऑप्शन सी हमारी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 गुणसूत्र जोड़े होते हैं किसी भी बालक में। ठीक है, और टोटल होते हैं 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हेरेडिटी प्लेज मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन द। जो आनुवंशिकता होती है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। किस में करती है वो हमें बताना है। जो आनुवंशिकता हमारी हेरेडिटी है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट रोल कहाँ रहता है वो हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए, ये है इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर सिर्फ इमोशनल डेवलपमेंट की बात की गई है, तो आपकी ये ऑप्शन कट जाएगी। ऑप्शन बी हमारी सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये ऑप्शन भी आपकी कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। और हमें बताना क्या है, हेरेडिटी प्लेज मोस्ट इंपोर्टेंट रोल। ठीक, कहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट रोल को प्ले करेगी, अनुवांशिकता, है ना। अनुवांशिकता हमारी केवल इमोशनल में हमारा डेवलपमेंट करेगी, तो ये ऑप्शन हमारी बिल्कुल सही नहीं है। और केवल हमारा सामाजिक विकास ही होगा, तो अनुवांशिकता से इसका तो कोई तात्पर्य ही नहीं बनता है। क्योंकि फ्रेंड्स, सामाजिक विकास के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए तो हमारी सामाजिक गतिविधियां, हमारा सामाजिक एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट ज्यादा मेन इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ऑप्शन सी है हमारी फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि जो शारीरिक विकास होता है बालक का, उसमें जो हमारी हेरेडिटी होती है मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है। जो आनुवांशिकता होती है, हेरेडिटी होती है, वो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में ही दिखाई देती है। तो बालक के जो शारीरिक विकास में वो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है हमारी आनुवांशिकता, हेरेडिटी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा भी होगा, जिन बच्चों के पेरेंट्स अच्छी लंबी हाइट के होते हैं, 6 फीट के होते हैं, जिनकी मदर और फादर दोनों ही लंबे होते हैं, तो उनके बच्चे भी लंबे हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होने लगती है दूसरे बच्चों की अपेक्षा, जिनके माता पिता छोटे कद के होते हैं। तो यहाँ पर हमें बालक के शारीरिक विकास में बिल्कुल साक्षात रूप से इस विकास के दर्शन होते हैं कि हेरेडिटी यहाँ पर बहुत ही मेन इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है एक बालक के शारीरिक विकास में। और दूसरी तरह से फ्रेंड्स, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जिन बच्चों के पेरेंट्स थोड़े बीमार होते हैं, उनको कोई बीमारी होती है, उनको कोई रोग होता है, तो उनके जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो पाती है जितना कि एक हेल्थी और स्वस्थ पेरेंट्स के बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर भी हमें जो शारीरिक विकास है उसमें हेरेडिटी के रोल के बारे में पता चलता है। तो फ्रेंड्स, हेरेडिटी मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बालक के शारीरिक विकास में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग हमें ये बताना है, डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट। हमें बताना है कि किसके अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है। ठीक है, गुणनफल बताना है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। जो वुडवर्थ है उन्होंने ही ये कहा है, उनके अनुसार ही बालक का जो विकास है वो आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है। जो डेवलपमेंट है किसी भी चाइल्ड का, वो प्रोडक्ट माना जाता है हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट का। ओके, हमारी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमारा हेरेडिटी और इन्वायरमेंट का जो चैप्टर है, इसके हमारे जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। फ्रेंड्स, आई होप इस डिस्कशन के बाद आप लोगों का कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा और ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। आप कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, उन सब एग्जाम के लिए सीडीपी के ये क्वेश्चंस वेरी बेनिफिशियल रहने वाले हैं, क्योंकि आप चाहे पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप टीजीटी के या पीजीटी के लिए, सीडीपी आपकी हर जगह मेन इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है और ये क्वेश्चन घूम फिर के आपके हर एग्जाम में आते रहते हैं। फ्रेंड्स, चाहे आप DSSS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप KVS या NVS दे रहे हैं, तो यहाँ पर हर एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स, आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी और इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।